तो सर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, कि सपोज आपका एक डोर है और सेम डोर आपके कॉम्पिटिटर सेंचुरी प्लाईवुड का है, तो आप कैसे डिफर करेंगे? हम लोग का कोशिश यही होता है कि हमारा जैसे कि एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट हम लोग बनाएं। कैलिब्रेशन की आपको बात करी, कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ में हम लोग फोकस करते हैं, तो जो कंज्यूमर के कोर नीड्स हैं उन चीज़ों को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटर्स है जस्ट लाइक सेंचुरी एंड ग्रीन प्लाई, तो कैसे आप कॉम्पीट कर पा रहे हैं उनसे? देखिए, मैं कंपटीशन नहीं करता, मैंने पहले भी बोला है, मैं इन सब से इंस्पिरेशन लेता हूँ और इंस्पिरेशन हर जगह से मिलती है, अदर इंडस्ट्री से भी हमें मिलती है, दूसरे इंडस्ट्रीज में लोग अच्छा कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री की बाउंड्रीज है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो आउट ऑफ इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन लेकर के आता हूँ और वहाँ से ला करके अपने आप को करता हूँ। जी, अपने गोल्स के बारे में बताया ना कि आपके कोई गोल्स नहीं है। सेम चीज़ मैंने विराट कोहली जी की देखी थी, MS धोनी की देखी थी। उन्होंने बोला कि गोल पे फोकस मत करो, उससे प्रेशर डेवलप होता है और आप गोल को अचीव कर ही नहीं पाते हो, प्रोसेस पे फोकस करो। आज आपने सेम बात को रिपीट करा है। हाय, दिस में के और हम आ गए हैं पिवट पॉइंट के एक और नए एपिसोड के साथ। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम किसी स्टार्टअप का इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं। आज हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट, नॉर्थ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन प्लाईवुड, लैमिनेट एंड डोर्स, और साथ ही जानने वाले हैं कि कैसे स्प्लाइस ग्रुप हेल्प कर रहा है एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर एहसान करीम जी का, जो फाउंडर हैं स्प्लाइस ग्रुप के, और उनसे आज बहुत ढेर सारी चर्चा करने वाले हैं। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस ना करें, इन्वेस्टर हैं या डीलर्स हैं, आज इन सभी चीज़ की चर्चा हम करने वाले हैं। आज बहुत सारा ज्ञान आप लेने वाले हैं, तो मैं वेलकम करूंगा मिस्टर करीम जी का। मिस्टर करीम जी, वेलकम है आपका हमारे शो में। और मैं सीधा आपसे एक पहला क्वेश्चन ही करूंगा कि हम आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात जरूर करते हैं, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो है प्लाईवुड का, कहीं ना कहीं आप वनों को काट रहे हैं, तो ये इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इंसान जब से सिविलाइज्ड हुआ तो तभी से पेड़ काट करके उसका फर्नीचर, दरवाज़ा, घर बना रहा है। इधर क्या हुआ, बहुत दिनों से जब इंसानियत बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग होने लगी, बहुत तेज़ ग्रो होने लगी, तो लोगों की ज़रूरतें उसी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फर्नीचर की और ये चीज़ें। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, जो 100 साल में, 50 साल में तैयार होते थे, उनसे इंसान की ज़रूरत नहीं पूरी हुई। शुरू में इन्वायरमेंट के लिए लोगों ने बताया कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, टिम्बर ज़्यादा काटे जा रहे हैं, बट उसी जैसे कि क्या होता है कि हर बार जब कुछ चीज़ ज़रूरत होती है इंसान की तो नई चीज़ आती है, तो फास्ट ग्रोइंग टिम्बर की बात हुई। तो प्लाईवुड कहीं ना कहीं बनते हैं हमारे जो है फास्ट ग्रोइंग टिम्बर से, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, 4 साल 5 साल। फास्ट ग्रोइंग टिम्बर का मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए, थोड़ा ब्रेक। जैसे कि आज फार्मर हैं, किसान हैं, फसल जिस तरह से उजाल पैदा करते हैं, उसी तरह से फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज हैं जो कि तैयार हो जाते हैं 4 से 5 सालों में, और ड्यूरिंग दैट पूरी लाइफ साइकिल वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर किसानों की उससे इनकम भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से सस्टेनेबल है, हमारे सोसाइटी के लिए वो है। और उसके बाद जो टिम्बर प्लाईवुड की खासियत होती है कि वो टिम्बर, जैसे कि आज बहुत सारे प्लास्टिक और इन सब चीज़ों के भी डोर्स और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट वो हर जगह ये प्रूव हो चुका है कि वो जा करके हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। और जबकि प्लाईवुड जो ये होता है बायोडिग्रेडेबल है, और वो ज़मीन में जाने के बाद 4-5 सालों में डिक्रीज होकर के मिट्टी में मिल जाता है और फिर वहाँ पे दूसरा पेड़ उगता है। तो एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है, इकोसिस्टम इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हैं कि आप किसानों को भी हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली। देखिए, कोई किसी को हेल्प नहीं करता, बट एक इकोसिस्टम में ऐसा एक इकोसिस्टम होता है जिसमें सब लोग ग्रो करें, तो एक दूसरे का सब इसी हेल्प से आज हमारी इंसानियत बनी है। हम लोग सब भी एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं और एक दूसरे से हेल्प ले भी रहे हैं। तो बेसिकली मैंने बहुत जल्दी आपसे ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा आपकी कंपनी के बारे में और आपके विजन के बारे में। 2004 से आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत सारे कंपनियों को किल करती जा रही है, तो इसका आप हमें राज बताइए कि आप कैसे कैसे फंक्शनल कर रहे हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए, कंपटीशन की कोई बात नहीं है, कंपटीशन किल करने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग एक दूसरे से, अपनी इंडस्ट्री के लोगों से और दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं और कभी कंपटीशन की भावना नहीं होती है और हमेशा अच्छा करने की कोशिश होती है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश होती है जिसको उपभोक्ता यूज़ करें, उसको जाने क्वालिटी के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो कभी ये मोटिव नहीं रहा कि कंपटीशन किल करना, ऑलवेज यही मोटिव रहा कि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और कंज्यूमर तक पहुंचना है। ओके। तो अब जैसे आपने भी बोला कि आपका बायोडिग्रेडेबल वो है, इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि आज प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट है तो ये बताया जा रहा है कि अगर वो ज़मीन में गया और उसको हम लोग वहाँ से नहीं प्रिक्योर कर पाए तो जहाँ पे भी है वो हज़ारों साल तक वहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। जबकि प्लाईवुड के जो प्रोडक्ट हैं, टिम्बर है, वो ऐसा नहीं है। वो जा करके फिर से 5 साल 6 साल में वो ज़मीन में मिट्टी में मिल जा रहा है और फिर से वहाँ पे एक वो उपजाऊ मिट्टी बन रही है जहाँ पे फिर से किसान उस पर फसल उगा सकता है। हमारे आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपकी कंपनी से एक डोर परचेज करता हूँ, क्या वो 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी? नहीं, 5 साल बाद वो नहीं खत्म होगी, लेकिन वो 5 साल तक क्या, वो 15-20 साल 25 साल तक वो स्टैंड करेगी, आपके घर की रक्षा करेगी, आपके इंटीरियर को खूबसूरत बनाएगी। लेकिन जब वो ये अपनी लाइफ साइकिल उसकी पूरी हो गई, फिर अब वो जब मिट्टी में जाएगी तो वहाँ पे 2-4-5 साल में वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो आप वुड में भी डील करते हैं और प्लाईवुड में भी डील करते हैं, तो नहीं, दोनों दोनों चीज़ डिफरेंट है एकदम। हाँ, नहीं, वुड से ही प्लाईवुड बनती है। प्लाईवुड का एक तरह से मेन इंग्रेडिएंट वुड हो गया, ऐसे समझ लें आप। ओके। तो प्लाईवुड, जितना मैंने सुना है, देखा है कि चाइना, वियतनाम ऐसी कंट्री से इंडिया काफ़ी इंपोर्ट करती है, तो क्या आप इंपोर्ट करते हैं या आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं, चाइना से तो एज सच मेरे जानकारी के हिसाब से प्लाईवुड अभी नहीं आ रहा है, बट वियतनाम से भी इम्पोर्ट हो रहा है। बट इंडिया गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत मानक बनाए हुए हैं प्लाईवुड के लिए, जो कि पीछे ही लागू होना था, बट अभी भारतीय मानक ब्यूरो ने उसको जनवरी 2025 डेडलाइन कर दिया है। तो वो मानक के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं बनते हैं, तो डेफिनेटली वो रुकेंगे और इंडियन मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होगा। हम लोग जो भी क्वालिटी बनाते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ने जो क्वालिटी फिक्स किया उस पैरामीटर्स पे बनाते हैं, तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो आने वाले टाइम में हम लोग को, मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यू आर द 100% प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। डेफिनेटली, एंड आई एम प्राउड फॉर दिस। ओके। तो थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए मुझे। बेसिकली प्लाईवुड तो आप समझ ही रहे हैं, इंटीरियर में यूज होता है, खास प्लाईवुड लैमिनेट डोर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताएंगे कि जैसे कि आज हर इंसान, ऐसे तो पता नहीं चलता, बट वो अपना 80% टाइम, अपनी लाइफ का 80% टाइम, बहुत ज़्यादा होता है, वो इंटीरियर के साथ भी बिताता है, वो इंटीरियर में रहता है 80%। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, तो सब इंटीरियर है। ये सारे प्रोडक्ट हमारे हैं, प्लाईवुड, लैमिनेट डोर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, एक अच्छे फर्नीचर से, अच्छे प्रोडक्ट से एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। तो वो एक हम लोग को एक एनर्जी, एक जिसको कहिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है, कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है, और अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन हमें मिलता है। तो बहुत ही प्राउड हमें फीलिंग होता है कि ठीक है, हम ऐसे तो रिकग्निशन मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कम है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। 80% टाइम आपकी लाइफ का, अगर आप 70-80 साल जी रहे हैं तो उसका 80% टू मच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मेरा। बहुत सुंदर सुझाव है आपके। मुझे एक चीज़ और पता करनी है, वुड बहुत जगह यूज़ होता है डेफिनेटली, लेकिन आज की डेट में मैंने देखा है कि पीवीसी बॉल, जो पीवीसी पैनल हैं, वो बहुत ही चीपर कॉस्ट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में डिलीवर हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शायद आपको मे बी इन फ्यूचर कंपटीशन दे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, जो टिम्बर है और जो प्लाईवुड है, ये हमेशा प्लाईवुड का ही एक तरह से, बहुत सारे जो लैमिनेट हैं, तो लैमिनेट भी एक तरह से वुड प्रोडक्ट ही है। ये पेपर बनते हैं वुड पल्प से, और फिर पेपर से लैमिनेट बनता है, और प्लाईवुड वुड को स्लाइस करके बनता है, इस पे लैमिनेट लगता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत पहले से शुरू हुआ है। और जो आपने पीवीसी की भी बात की, तो वही प्लास्टिक मटेरियल है जो कि कुछ टाइम के लिए है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे हार्म्स हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस पे इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, तो वो चीज़ें होंगी तो
उनसे हम लोग के प्रोडक्ट को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके ओके, सो मीन्स ये सस्टेनेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ कम होगी। जी। ओके, सो मुझे आप थोड़ा बताइए, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस प्रोडक्ट के पीछे, इस कंपनी को स्टार्ट करने में? देखिए, ऐसा कुछ था नहीं इंस्पिरेशन। जैसे हर किसी इंसान की होती है, एक ज़िंदगी की भागदौड़ होती है, जद्दोजहद होती है। बचपन हम लोग का गुजरा तो हमारे फादर की आरा मशीन थी, 2 बेडरूम का एक घर था, उसमें हम लोग 14 लोगों की फैमिली थी। तो वही एक था कि भाई जो एक इंसान की ज़रूरत थी वो पूरी हो। 1990 की बात है, मेरे फादर को सडन कार्डियक प्रॉब्लम हुआ, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज ए फैमिली और एल्डर ब्रदर मैं था, तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया उस वक्त। जब बिजनेस ज्वाइन किए तो अपना घर भी छोटा सा एक घर था, तो वो एक फीलिंग जो घर की थी और जो घर से एक इमोशन फील होता था, वो मैंने भी महसूस किया कि कैसे चीज़ों की इंसान की घर कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब टिम्बर का मैं काम शुरू किया तो वही इमोशन मैं कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर के लिए महसूस करता था कि वो जब सोचता था कि हम अपने बच्चों को घर देंगे। कोई इंसान ऐसा रहता था पूरी लाइफ किराए के घर में रहा और बुढ़ापे में वो कुछ पैसे इकट्ठा करके घर बनाने के लिए सोचता था कि मैं अब ये जो फिक्र में मैं ज़िंदगी जीवा हूँ, मेरा बेटा मेरा बच्चा नहीं जिएगा। तो वो घर बनाता था, तो वो इमोशन मुझे फील होता था। तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट देने की अपनी एक चाहत होती थी कि कैसे उन्हें हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएँ, और इसी मोटिवेशन से ऑलवेज काम करते रहे। गवर्नमेंट उस वक्त टेंडरिंग करते थे फॉरेस्ट के, वहाँ पे मैं बहुत सारी जगहों पे जाता था, अच्छे से अच्छे टिम्बर लाना और वो टिम्बर ला करके अपने उपभोक्ताओं को देना, ताकि उनको जो क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन है वो पूरा कर पाएँ। लोगों ने भरोसा भी किया और हमने उसी तरह से प्रोडक्ट दिया। जब वही बात होने लगी कि भाई टिम्बर की जो ज़रूरत है इंसान की वो पूरी नहीं हो रही है, तो सस्टेनेबल टिम्बर चाहिए, जो प्लाईवुड आए या इस तरह के प्रोडक्ट हों जो कि फास्ट ग्रोइंग टिम्बर से बन पाएँ, तब इंसान की ज़रूरत पूरी हो पाएगी। उसी चाहत में हम लोगों ने भी प्लाईवुड का काम शुरू किया। जब प्लाईवुड का काम शुरू किए तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ थी, वहाँ से प्रोडक्ट लेके आइए तो कहीं क्वालिटी का है, कहीं क्वालिटी का नहीं है, कमिटमेंट कुछ कर रहा है, कोई प्रोडक्ट कुछ दे रहा है। तो जो ट्रस्ट, जो भरोसा मैंने उपभोक्ताओं का अपने जीता था, वो डैमेज होने लगा। तो जब डैमेज होने लगा तो वहीं से इंस्पिरेशन आया कि हमें भी प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग करना है। बाकी कुछ नहीं सोचे थे, क्योंकि हमारा ये थॉट प्रोसेस था कि हमें उपभोक्ता को वो चीज़ देना है जो हम देना चाहते हैं, और जो वो सोचता है उससे ज़्यादा देना है। जितना क्वालिटी जो प्रोडक्ट वो चाहता है उससे बेटर प्रोडक्ट देने की चाहत थी। उसी हसरत में मैन्युफैक्चरिंग हुई। कभी कोई प्लान बिजनेस का नहीं था, वो तो बाई प्रोडक्ट, पैसे आते गए, काम होते गए, वो बाई प्रोडक्ट था। जो सोल थी वो यही था कि अपने उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर आज हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है, उनको बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में देना है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी जो थी, आज की डेट में आप इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज़ में, एंड तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो 2000 प्लस है। यस। ओके, तो ये इस जर्नी में आप अकेले चले या आपके साथ आपके कुछ पार्टनर्स भी थे, और कितनी डिफिकल्ट थी वो आपके लिए वो फेज? जैसे हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है, अकेले शुरू तो अकेले ही होता है, लोग आते जाते हैं और काफिला बनता जाता है। और डिफ़िकल्टीज़ तो ऑलवेज आप समझ ही रहे हैं, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो तरह तरह के डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। बट हर उस डिफ़िकल्टीज़ में अपॉर्चुनिटी देखना और उसका सोल्यूशन देखना रहे, हमारे साथ भी रहे हैं। बहुत अप्स एंड डाउन आए। जब हमने प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी तो इनिशियली गवर्नमेंट का ये था कि प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट नहीं करना था। बाद में उस पर सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे भी ये हुआ, लेकिन उसको जब एग्रो माना गया तो अभी ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। उस वक्त नहीं था शुरू में। फिर हमारी प्लाईवुड को भी उसी कैटेगरी में रखा गया। बाद में 2011 में हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट से प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला। तो तरह तरह के चैलेंजेज रहे। 2004 में जब हमने डिसाइड किया कि हमारे प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग हमें करना, तो मेरे छोटे ब्रदर थे जिन्होंने कि बीटेक किया, उसके बाद इंडियन प्लाईवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर से उन्होंने डोर प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हायर एजुकेशन लिया, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो वो भी मेरे साथ आए, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का टेक केयर वो करते हैं, क्वालिटी और ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। फिर और हमारे दूसरे वर्टिकल्स हैं, उसमें और भी लोग आए जो हैं, और पूरी टीम हमारी है क्वालिफाइड लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों की, जो हमारे साथ हमारे स्ट्रैटेजी और हमारे थॉट प्रोसेस से मैच होकर के वर्किंग करते हैं।
200 प्लस लोगों की आज हमारे साथ टीम है जो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोग बढ़ ही रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो शो है वो मोस्टली बिजनेसमैन देखते हैं और काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो मुझे ये भी पता करना है कि किस फेज़ में, एक्चुअली हर फेज़ में 2 या 3 चैलेंजेस होते हैं, एक टैलेंट का और एक फाइनेंस का। फाइनेंस में हमेशा दिक्कत आती है, स्पेशली इनिशियल फेज़ में। तो आपके साथ ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, आपने उसको कैसे टेक केयर करा? क्या राय देना चाहेंगे आप ऐसे एंटरप्रेन्योर जो हमें वॉच कर रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो आती रहती हैं और जैसे कि आप एक जर्नी कहीं पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आगे दिखाई देता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं, फिर रास्ता आगे और क्लियर होता चला जाता है। ऐसे हम लोग की भी जर्नी, हर इंसान, हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन की यही जर्नी है। हर सिचुएशन में तरह तरह के चैलेंजेज आते हैं। फाइनेंस कैसे मैनेज करा? आप बाहर से लिया या अपना ही बूटस्ट्रैप में धीरे धीरे आपने बढ़ाया? नहीं, शुरू में तो हम लोग बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स से काम किए और जो भी अपना अर्निंग हुआ वो उसी बिजनेस में लगता गया। थोड़ा बहुत बैंकिंग से भी फंडिंग लिया, कुछ फैमिली और लोग भी जो थे उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया जब एक बार ट्रस्ट बना। बैंकिंग का सपोर्ट रहा काफ़ी। बैंकिंग तो एक गवर्नमेंट भी काफ़ी बैंकिंग को आज प्रमोट कर रही है। एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट काफ़ी बैंकिंग को ईजी फाइनेंस का कर रही है और बहुत सारे गवर्नमेंट के सपोर्ट हैं जिनसे कि हम लोग को इंस्पिरेशन भी मिलता है और हेल्प भी मिलती है। दूसरा मुझे टैलेंट के बारे में बताइए। कभी ऐसा हुआ कि एक किसी पे भरोसा करा, उसने भरोसा तोड़ दिया हो, इस टाइप से भी? हाँ, ऐसा डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन मतलब हम कभी उसको बहुत ऐसे नहीं मानते। हम समझते हैं कि भाई हर इंसान का अपना नज़रिया है। उसने उस तरीके से किया, ऐसा होता रहा है। लेकिन अब इसको क्या ही डिस्कस, किसके भरोसे को क्या किया जाए, वो यहाँ पे क्या किया जाए जो पब्लिक। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो आते रहे, लेकिन वो सब चीज़ें, नेगेटिविटी की बात क्या करना। लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी रहती हैं, पॉजिटिविटी भी रहती हैं। हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ते जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना बिजनेस है प्लाईवुड का, लेमिनेट का? क्या मार्केट है कि कितना काम है कि मतलब, और कितना शेयर है? देखिए, आज इंडिया वर्ल्ड में हमारी बेस्ट, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर 150 करोड़ की हमारी जनता है, हम लोग 150 करोड़ हैं। अगर हम लोग, एक इंसान 100 रुपया एक साल में यूज़ करता है तो हिंदुस्तान की सिर्फ मार्केट 15,000 करोड़ की बन जाती है उस प्रोडक्ट की। तो प्लाईवुड मैन्युफैक्चर और लेमिनेट, डोर, ये तो हर इंसान बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि एक आदमी 7 पेड़ को यूज़ करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, स्टार्ट से लेके एंड तक। हाँ, सो मोटा मोटा मैं मार्केट के बारे में बात कर रहा था कि कितना बड़ा मार्केट है और कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, और आप अब कहाँ पे स्टैंड करती है आपकी कंपनी? देखिए, एक्चुअली जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, ज़्यादातर स्मॉल स्केल पे है, लेकिन टोटल मार्केट इसकी 45 से 60 हज़ार करोड़ है और इसमें ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। 75% अनऑर्गेनाइज के पास है, 25% ऑर्गेनाइज है। हम लोग भी अपने आप को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज करने की फेस में हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और 60 हज़ार करोड़ में हम लोग का अभी तो 0.5% शेयर होगा मैक्सिमम, लेकिन आगे हम लोग हैं कि इस शेयर को अपने बढ़ाएंगे। ओके, तो आप थोड़ा अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बताइए कि कैसे आपने इस टीम को डेवलप करा, क्या चैलेंजेस आए, और आज के डेट में कितनी प्लेसेस पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, इन कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री एज वेल? जैसे हमारा गोरखपुर में हमारी प्लाईवुड यूनिट है, सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गोरखपुर में है। तो कोई भी बिजनेस जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन का एक इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग अपनी ज्योग्राफी में तो वहाँ पे लीडिंग मैन्युफैक्चरर की तरह जाने जाते हैं और हम लोग का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। उसके अलावा जो हमारे गोरखपुर से ईस्ट की मार्केट है, बिहार, बंगाल और उन सब एरियाज़ में है। उसके साथ हमारा नेपाल में पूरा होल्ड है, नेपाल में अपनी मार्केट है। बांग्लादेश में भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा हमारा ऑलमोस्ट पैन इंडिया नेटवर्क है। उस नेटवर्क को हम लोग और स्ट्रांग कर रहे हैं। बेसिकली हमारे कई प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। किसी को हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे भी, जैसे हमारे डोर्स हैं तो बहुत सारे ग्रुप इंस्टीट्यूशनल सेल हम लोग देखते हैं, बिल्डर्स हैं, इन लोगों को डायरेक्ट सेल करते हैं। तो एनसीआर, चंडीगढ़, लखनऊ, इन सब के बड़े डेवलपर हैं, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेल करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारा डीलर नेटवर्क का है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का, जैसे हम लोग लेमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में करते हैं, जिसका कि ऑलमोस्ट पैन इंडिया हमारा नेटवर्क आज है।
प्लाईवुड हम लोग डीलरशिप मॉडल में करते हैं, तो इसके मोस्ट ऑफ द रीज़न जो है नॉर्थ इंडिया में है प्लाईवुड के हमारे नेटवर्क, और ये नेटवर्क दिन भर लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस Very इंक्रीज nice. हो रहा है जी। हर एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस बोलती है मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आप मुझे बताइए आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी यूएसपी क्या है, कि क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करे, क्या डिफरेंस है अदर? देखिए, अगर हम प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड बेसिकली देखिए किससे बनता है। बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट इसमें है लकड़ी, और चूंकि हमारी अपब्रिंगिंग टिम्बर बैकग्राउंड से हुई, मैंने बताया आपको कि हमारे फादर की 11 मशीन थी, मैं बचपन से वही देखता रहा, फिर जैसे बिजनेस किया तो वही किया 12 साल। तो अच्छी प्लाईवुड के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अच्छी क्वालिटी की स्पीसीज का टिम्बर हो। जैसे कि खाना अगर आपको अच्छा बनाना है तो डेफिनेटली आपको चावल, मसाला, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तभी बनेगा। हाँ, अच्छा शेफ ज़रूर है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस और उस सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, मशीन्स, हमारे छोटे ब्रदर जो हैं उन्होंने प्रति से ये सारी चीज़ें की हैं और लगातार उसी चीज़ में फील्ड में लगे हुए हैं। नाउ इज़ वर्किंग सिंस 20 ईयर्स। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, और क्वालिटी वही जो कि आप बताए कि एक जो इमोशंस भी हमारे जुड़े हैं अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हम लोग उसके लिए पैशनेट हैं कि कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट दें। हम लोग आज ऐसी प्लाईवुड बना रहे हैं जिसमें टर्माइट नहीं लग सकते, दीमक नहीं लग सकते, बोरर नहीं लग सकते, उसको उसमें और भी फायर रिटार्डेंट भी हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट। कैलिब्रेशन की टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम लोगों ने इधर, हम लोग की टेरिटरी में अभी कोई वो प्लांट नहीं लगाया, हम लोगों ने बोथ साइड कैलिब्रेटेड प्लांट लगाया जिसमें कि बिल्कुल सरफेस स्मूथ हो जाता है। लोग सरफेस बेटर करने के लिए बहुत तरह तरह की फिनिशेज और बहुत तरह तरह के पैसे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग प्लाईवुड में वो फिनिश दे पाते हैं। अच्छा सरफेस, जैसे पेंट अगर आप कर रहे हैं तो पीछे का जब सरफेस अच्छा होगा तभी अच्छा पेंट आएगा, अदरवाइज वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो लोग नहीं जानते हैं, अदर फिनिशेस वाले प्रोडक्ट पे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग के उनको अवेयर कर रहे हैं, उनके काम को आसान कर रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट को इतना सरफेस फिनिश करके देते हैं कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी से कि वो नेक्स्ट लेवल की फिनिशिंग आती है, उनके इंटीरियर को इन्हांस करता है, उसमें ग्लो करता है, और उनको एक पॉजिटिव फीलिंग, एक अच्छी वाइब आती है अपनी इंटीरियर में। तो थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे आपने बोला दीमक नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? प्लस एज ए लेमैन मैं आपसे ये क्वेश्चन कर, हाँ, डेफिनेटली। जैसे क्या समझिए कि दीमक क्या है, दीमक हर इंसान का जैसे एक फूड होता है, जैसे हमारा फूड है चावल, तो मैं लकड़ी तो नहीं खा सकता ना, चावल ही खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन लकड़ी खा के तो नहीं जिंदा रह सकते। सेम टू सेम ऐसे टर्माइट या जो दीमक है उसका एक ग़िज़ा है, उसका ग़िज़ा कुछ स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज हम लोग अपने प्लाईवुड में नहीं यूज करते हैं, बस दैट्स ऑल। ओके। तो जाहिर सी बात है जब वो उसका स्पीसी, उसका फूड नहीं है तो वो नहीं खाएगा। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से एक प्लाईवुड लेता हूँ और उसमें शायद कोटिंग कर दूँ तो शायद दीमक नहीं आएगी। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे आंसर देने वाले हैं, बट आपने बिल्कुल अपोजिट दिया, बहुत टेक्निकल आंसर दिया। हाँ, डेफिनेटली फैक्ट ये है, कुछ टिम्बर की स्पीसीज ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, वो टिम्बर में किसी भी कीमत पे दीमक नहीं लग सकते हैं। बिल्कुल रिसर्चेज हैं, ऐसा नहीं कि मैंने किया, रिसर्चेज हैं और हम लोग को भी उसको एक्सपीरियंस किया, नहीं लगते हैं। इसलिए हम लोग अपने प्रोडक्ट पे जो हमारा 100% रिफंड की वारंटी देते हैं टर्माइट बोरर पे, और कुछ प्रोडक्ट में 200% की देते हैं कि अगर किसी में भी एक भी पीस में टर्माइट बोरर लग जाए तो हम लोग 200% वापसी करते हैं। तो सर अभी आपने बताया दीमक के बारे में, सेकंड पॉइंट मुझे जो अट्रैक्ट करा वो होता है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन आप कैसे करते हैं? पहले मुझे ये भी जानना है कि आपका जो प्लांट है उसमें क्या प्रोसेसेस हैं, कितनी टीम्स यूज़ होती हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और उनका फोकस एरिया क्या है? तो थोड़ा बताइए कैलिब्रेशन के बारे में। देखिए, कैलिब्रेशन क्या होता है कि जैसे प्लाईवुड बनती है तो लेयर लेयर उसको चिपकाए जाते हैं। तो जो नेचुरली जो जनरल प्लाईवुड बनती है, लेयर लेयर चिपकाने के बाद एक अंदर की लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है जो सरफेस पे दिखती है। तो सरफेस की लेयर और ये सारी लेयर साथ लगा के प्रेस कर दिया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर और सर्टेन टाइम, ये तीनों चीज़ों का एक हर थिकनेस, हर क्वालिटी के हिसाब से होता है, उसको कर दिया जाता है, फिर वो प्लाईवुड बन जाती है। बट कैलिब्रेशन में क्या होता है कि टॉप लेयर इसमें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, और बाकी अंदर की लेयर करके वो सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, सर्टेन टाइम करके वो निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसकी थिकनेस को बिल्कुल कैलिब्रेट किया जाता है। मशीन होती है जिसमें कि हाई पावर के कटर्स और सेंडर्स लगे होते हैं जो कि बिल्कुल सेम थिकनेस में
जो अगर आपको 18 mm की प्लाईवुड चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट 18 mm पे कट करके उसको निकाल देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उस पर वो फेस लगाते हैं। तो जो फिनिशिंग होती है नेक्स्ट लेवल की होती है, बिल्कुल स्मूथ जस्ट लाइक ग्लास फिनिश। तो वो विदाउट कैलिब्रेशन की ये प्रोसेस वो पॉसिबल नहीं होता, वो सरफेस फिनिश। तो थोड़ी इसकी कॉस्टिंग अलग होती है, बट ये प्रोडक्ट आपके इंटीरियर में नेक्स्ट लेवल का इन्हांस करता है। तो ये सब मशीन से होता है? यस, ये इसकी मशीन होती है वो, और प्रोसेस भी बढ़ जाता है। यानी कि जो हम एक टाइम में वन टाइम में पूरा प्रोसेस कर लेते थे वो 4 टाइम में होता है। पहले उसको रीसेटिंग किया जाता है, फिर दोबारा प्रेस होता है, फिर कैलिब्रेशन होता है, फिर कैलिब्रेशन के बाद फेस सेट कोल्ड होता है, फिर हार्ट होता है। तो 4 टाइम वही प्रोसेस जो 1 टाइम में होती है वो प्रोसेस पूरा 4 टाइम होता है। थोड़ा टाइम कम लगता है बट ऑलमोस्ट डबल टाइमिंग इसमें लगती है। और थिकनेस भी जैसे अगर 18 mm की हमें प्लाई नॉर्मल बनानी होती है तो 18 ही बनती है। उसमें थिकनेस वेरिएशन होता है, कहीं 16.5 हो गया, कहीं 17 हो गया, कहीं 17.25 हो गया, कहीं 18.5 हो गया। लेकिन जब कैलिब्रेशन बनाना होता है 18 mm तो 19.5 mm की प्लाईवुड बनाई जाती है, ताकि वो जो मिनिमम पॉइंट हो वो मिनिमम पॉइंट एटलीस्ट 18 हो, ताकि वो सारा पॉइंट एक्स्ट्रा जो हो वो कट कर दिया जाए। थोड़ा लाइन सिस्टम के बारे में मुझे जानना है कि लाइन सिस्टम कैसा है आपका, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कैसे कैसे वो प्रोसीड कर। अब स्टैंडर्ड जैसे हमारा है कि एक तो मतलब R&D का अपना डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी प्रोडक्ट बनता है तो चेक होता है, HR डिपार्टमेंट अपना काम करता है, मार्केटिंग सेल्स है ही, और प्रोडक्शन में हमारा पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ह्यूमन इंटेंसिव हमारा प्लांट है, मतलब प्लाईवुड इंडस्ट्री इसी तरह से। हालांकि हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी को बहुत ही वेलकम करते हैं, बहुत सारी मशीन हम लोग लगाए हैं जहाँ पे कि रिसोर्सेज की कॉस्ट कम किया है मैंने, क्वालिटी मशीन से कंट्रोल हुई है। बट फिर भी अभी भी ये इंडस्ट्री ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड है। प्रोसेस में जैसे हम लोग का टिम्बर प्रोक्योरमेंट से प्रोसेस शुरू होता है। अच्छी क्वालिटी का टिम्बर किसानों से डायरेक्ट प्रोक्योर करना, उनकी नेचुरल सीजनिंग होती है, फिर उसकी पीलिंग और साइंग होती है, फिर प्रॉपर उसकी ड्रायर होता है। एक मॉइस्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लाईवुड में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मॉइस्चर हो, जैसे कि मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। जैसे कि मॉइस्चर से ही सारे उसमें इंटरनल फंगस और ये बैक्टीरिया सब जर्म लेते हैं। तो हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि टिम्बर की मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए। 8 से 10% का स्टैंडर्ड है, अगर उससे नीचे मॉइस्चर कर दिया जाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी जो होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल रफ वो हो जाता है। तो उतना मॉइस्चर स्टैंडर्ड है, उतना मॉइस्चर रख करके हम लोग फिर प्रोसेस करके प्रेस में जाता है, फिर उसके बाद कैलिब्रेशन, फिर रीप्रेसिंग, फिनिशिंग, चेकिंग, देन डिस्पैच। ओके। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने ये जो वर्ड है स्प्लाइस, वो चूज क्यों करा, क्या कहानी इसके पीछे? बहुत दिनों तक हम लोग नाम ढूंढते रहे, फिर मैंने पढ़ा स्प्लाइस के बारे में। तो मैंने जब अपने पूरे इकोसिस्टम को सोचा तो सारा मैच हो रहा था। स्प्लाइस की मीनिंग होते हैं चिपकाने को, जोड़ने को और बिल्कुल बांध के रखने को। तो मैंने देखा कि प्लाईवुड की जो मेकिंग प्रोसेस है वो भी उसी तरह से बनती है, पतले पतले लेयर को जोड़ना, चिपकाना, बांधना। लैमिनेट की प्रोसेस भी देखते हैं तो लैमिनेट भी वुड पल्प से बनते हैं। पेपर्स को हम लोग लेयरिंग करके चिपकाते हैं, बनाते हैं। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एक दूसरे से जुड़े हुए, चाहे हमारे डीलर हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे हमारे टीम के लोग हैं, चाहे हम लोग जो भी हमारे किसान हैं जो हमें सप्लाई दे रहे हैं, सप्लायर हैं, वेंडर हैं, और हर चीज़ हमारे इकोसिस्टम में जुड़ा हुआ, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए जस्ट लाइक स्प्लाइस। तो वो वहीं से इंस्पिरेशन। वेरी नाइस नेम, वेरी गुड लॉजिक। तो आपके जो तीनों प्रोडक्ट हैं इसके की फोकस एरिया क्या है? प्लाईवुड का, लैमिनेट का एंड डोर्स का, तीनों में की फोकस एरिया बताइए। देखिए, प्लाईवुड चूंकि लगता है तो मास में लगता है और जगहों पे फिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे दीवार में, घरों में नमी होती है, तो उसमें तो सबसे पहले फोकस होता है कि ऐसे प्रोडक्ट बने कि टर्माइट बोरर नहीं लगे, मॉइस्चर से ख़राब नहीं हो, और सरफेस को मैंने कैलिब्रेशन के बारे में बताया। जब डोर की हम बात करते हैं तो डोर देखिए आपके इंटीरियर में, आपके घर में यूज़ होता है, उससे खूबसूरती तो डेफिनेटली बढ़ती है, बट कहीं ना कहीं वो आपके फैमिली के, आपके बच्चे के, आप उन सब लोगों के जिनको आप प्यार करते हैं, जिनका आप केयर करते हैं, उनकी सुरक्षा जुड़ा हुआ है उस दरवाजे से। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है स्ट्रेंथ, कि हमारा जो दरवाज़ा हो वो स्ट्रेंथ हो एटलीस्ट। अभी हुआ हमारे घर ही में, हमारे फैमिली में हमारा दरवाज़ा भी जस्ट लगा हुआ था, न्यूली उनका मकान बना हुआ था और उनके यहाँ चोरी हुई। तो चोर बहुत सारे आए, वहाँ मोहल्ले में एक घर में और चोरी हो गई।
और यहाँ पे आए, उन लोगों ने पहले यहीं पे आए, इनके घर पे ट्राई किया, उन्होंने बहुत सारा दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, दरवाज़ा नहीं टूटा। पता चला सुबह जब देखे दरवाज़ा ऐसे कि तो रात में तोड़ रहा था तो टूटा नहीं। फिर पता चला मोहल्ले में तो दूसरी जगह तोड़ करके दरवाज़ा ले गया, वहाँ दूसरा दरवाज़ा लगा हुआ था, हमारे यहाँ तो टूटा ही नहीं। तो हम लोग को काफ़ी इंस्पिरेशन इससे मिला, अच्छा लगा, अपनी फीलिंग अच्छी आई कि हमारा दरवाज़ा इतना अच्छा था, मजबूत था। तो डोर में हम लोग फोकस करते हैं कि मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूती को फोकस करते हैं, और मतलब हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके जो एक्सपेक्टेशन है स्ट्रेंथ के लिए, उनकी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए जो एक्सपेक्टेशन, वो हमारा दरवाज़ा फुलफिल कर पाए। अब दूसरा लैमिनेट की अगर हम बात करें तो लैमिनेट क्या है, ब्यूटी का प्रोडक्ट है, सरफेस पे लगता है। तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि जैसे आपका इंटीरियर, आज हर इंसान नेचर की तरफ इंस्पायर्ड है, नेचर की तरफ जाना चाहता है। घर से निकल करके प्रकृति की गोद में आदमी 2 दिन 4 दिन चाहता है लोग, तो वो चीज़ हम लोग चाहते हैं कि आपके बेडरूम में क्रिएट करें। तो ऐसे नेचुरल कलर्स, ऐसे पैटर्न, वुडन ग्रेन्स, मार्बल टोन्स, ये इस तरह की जो भी चीज़ें नेचर से लेके आते हैं वो बिल्कुल इसी बात में इंस्पायर होते हैं कि उसके कलर पैटर्न, उसके यूज बिल्कुल ऐसे करें आपके इंटीरियर में कि आप लगे कि बिल्कुल नेचुरल, कहीं नेचर से जुड़े हुए जगह पे बैठे हुए हैं। तो यही की थॉट होता है कि कैसे हम नेचर से इंस्पायर होकर के अपने डिज़ाइन को रियलिस्टिक बना पाएँ, जिसमें कि आपके घर के किसी भी उस कोने में हमारा फर्नीचर या हमारा प्रोडक्ट लगे तो आपको रियलिस्टिक फील कराए और आपको नेचर के करीब महसूस कराए। अब एज ए कंज्यूमर मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एक प्रोडक्ट स्टार्ट होता है और मेरे घर तक पहुंचता है, उसके बीच में क्या ब्रेकअप हो सकते हैं एज ए एंड कंज्यूमर? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग अफोर्डेबल कंज्यूमर को दे पाएँ प्रोडक्ट। उसके लिए अभी हम लोगों ने तो एक कंट्रोल्ड एमआरपी हम लोग अभी डीलर कंट्रोल करता था, बट अभी हम लोगों ने उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है और हम लोग एक डीलर, चूँकि डेफिनेटली बीच में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वो ऑपरेट कर रहा है, कंज्यूमर को सर्विस पहुंचा रहा है। सारे कंज्यूमर तक हम तो नहीं पहुंच सकते, बहुत सारे दूर दराज के लोग हैं वहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही पहुंच रहे हैं। तो एक उनकी सर्टेन प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, उनको मिलेगा तो वो सर्विस नहीं कर सकते, बट रिजनेबल होना चाहिए, हमारे उपभोक्ता से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए और जेन्युइन प्रोडक्ट उनको मिल पाए। तो हम लोग अभी अपने वेबसाइट वगैरह पे सब जगह प्राइस हम लोग सारा अपना रिवील करने जा रहे हैं, विद इन कुछ ही टाइम में आ जाएगा, जिससे कि हमारे कंज्यूमर को एक जेन्युइन प्राइस पे प्रोडक्ट मिल पाएगा, जिसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस में हम अपने उपभोक्ता का प्रोडक्ट कर पाएँ। तो उस चीज़ में हम लोग कामयाब होंगे विद इन सम टाइम। सो प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्टिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग करके एक प्रोडक्ट की बन जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कितना उसमें मार्जिन रखता है, कितना एंड कस्टमर को पड़ता है, अगर मैं डोर की बात करूँ तो? देखिए, ऐसे डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो डायरेक्ट प्राइस की तो बात करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि बता पाना, बट हाँ, हम लोग जैसे क्या करते हैं, अपने सिस्टम में सब चीज़ कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग किसानों को प्लांटेशन, अच्छी स्पीसीज़ की टिम्बर प्लांटेशन, उनसे डायरेक्ट प्रिक्योर और इन हाउस सारी प्रोसेस, क्योंकि आज हमें अच्छी चीज़ बनाना है तो 2 चीज़ें ज़रूरत है, हमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल और अच्छी क्वालिटी की टीम एंड मशीन जो कि हमारे कंट्रोल में काम करे, तभी हम अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस यही कोशिश करते हैं कि जो भी है, चाहे रिवर्स इंटीग्रेशन अपने पास है, उससे लगे हुए जो भी प्रोडक्ट हैं किसानों को, जैसे मैंने बताया प्लांटेशन, साइंग, पीलिंग, सीजनिंग, सब चीज़ इन हाउस है। और हम लोग का, जैसे आप देख रहे हैं गोरखपुर, तो हम लोग रिच ह्यूमन रिसोर्स एरिया है, हमारे पास स्किल्ड टीम की ट्रेनिंग है, उनको उनकी अप स्किलिंग है, क्वालिटी बनाने के लिए उनको प्रेरणा देना, और सारी चीज़ें हम लोग करते हैं ताकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कास्ट को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। और सारा चीज़ अपना इन हाउस ही है, मतलब कहीं पे भी कोई भी प्लांट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि रेंट पे ले लिए हों, और ये इस तरह से सब लोग अपना प्लांट, हम लोग ने सारे प्लांट अपने लगाए हैं ताकि हम बेस्ट मशीन वहाँ पे लगा पाएँ, अच्छी स्किल को ला पाएँ, और जो अच्छे स्किल हैं उनको हम रिटेन कर पाएँ लॉन्ग टर्म तक, उनको अपने साथ एक फ्यूचर दिखा पाएँ, और वो लोग देखते हैं फ्यूचर अपना हमारे साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो उसी इंस्पिरेशन से अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग एक कास्ट सेविंग प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हैं, एफिशिएंट हैं, और डेफिनेटली
जब हम कास्ट इफिशिएंट बना रहे हैं तो हमारे उपभोक्ता को कास्ट इफिशिएंट मिल रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमें वैल्यू फॉर प्रोडक्ट मिल रहा है। हाँ, अब हम जैसे प्राइस हम वेबसाइट और ये सब चीज़ों पे कर लेंगे तो निश्चित रूप से और अच्छे प्राइस में उनको दे पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं? डेफिनेटली B2B आपका सेगमेंट बड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कैसे आप एम्पावर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, ये एक पार्ट होगा मार्केटिंग का। और क्या सेगमेंट है आपकी मार्केटिंग के? मार्केटिंग पे थोड़ा बताइए। जैसे अगर हम प्लाईवुड की बात देख करें तो प्लाईवुड का हमारा डीलर नेटवर्क बहुत पहले से था। हमारा सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया तो पहले प्लाईवुड किया, फिर मैंने डोर बनाया, फिर लैमिनेट मैंने बनाया। तो प्लाईवुड में हमारे डीलर नेटवर्क्स हैं। हमारी चूँकि प्लाईवुड की हमारी पुरानी पहले भी दुकान थी, आपको मैंने पहले ही बताया कि मैंने पहले प्लाईवुड का मैंने दुकान किया, और जब हमें क्वालिटी बाहर से वो क्वालिटी नहीं मिली जो हमारे दिलो दिमाग में था अपने लिए और अपने उपभोक्ता के लिए, तो मैंने प्लाईवुड बनाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो गोरखपुर और वहाँ के आसपास में है, वहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट सेल करते हैं, और दूसरी जगह हमारे चैनल पार्ट। आप मुझे बताइए, मैं आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं आपसे क्यों परचेज करूँ? वाई? डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक यंग ब्रांड, यंग प्रोडक्ट की तरह अपने आप को हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है हम लोग अफोर्डेबल है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। हम लोग मार्केट में अभी उतना ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली एक यंग में ग्रोथ का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई 20 ईयर्स का है और कोई 40 ईयर्स है तो ठीक है, 40 ईयर्स है पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है, बट उसके बाद उसका डिक्लाइन का फेज आना है और हमारी और मैच्योरिटी अभी आनी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसलिए हमसे जुड़ें क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। तो सर, अभी तो हमने आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करी, प्लाईवुड की, डोर की। ये लेमिनेट आपने क्यों स्टार्ट करा? वो तो एकदम डिफरेंट सेगमेंट है, उसका प्लांट क्यों स्टार्ट करा आपने? डिफरेंट नहीं, एक्चुअली हम लोग डोर बहुत ज़्यादा बनाते हैं और डोर में एक सेगमेंट हमारा लेमिनेटेड डोर, उसका भी बहुत हमारा प्रोडक्शन है। तो हम लोग डोर, जैसे क्या होता है, लेमिनेटेड डोर, फ्लश डोर एक होता है जो कि प्लाईवुड वाले प्रोसेस से बनता है, और लेमिनेट जो कि लेमिनेट इंडस्ट्री से आता है। तो लेमिनेटेड डोर में लेमिनेट हम लोग को अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती थी। फ्लश डोर तो हमारा अच्छा होता था, लेमिनेट जहाँ से प्रोक्योर करते थे वही प्रॉब्लम, क्वालिटी का पैरामीटर्स जो हैं वो फुलफिल किए बगैर हमको मिल गए। तो कई बार वो चीज़ हमें जो हम अपने उपभोक्ता को देना चाहते थे वो मिलता नहीं था। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हम लेमिनेट खुद बनाएं, तो जो एक क्वालिटी की पूरी कंट्रोलिंग होती है वो अपने पास होगी, और उसी इंस्पिरेशन से बनाए। और आज हमारे डोर उसकी वजह से 3 टाइम 4 टाइम हमारे डोर के सेल हो गए, लेमिनेटेड डोर के। एंड आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द डोर्स। कितने टाइप के डोर्स होते हैं और आप कितने टाइप के डोर्स बनाते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। वुडन में जैसे अगर हम देखें तो बेसिकली तो जो अभी डोर है, लगभग अगर हम देखते हैं तो 80-90% मार्केट फ्लश डोर ही कैटर करता है। अब फ्लश डोर के ही वैल्यू एडिशन में लेमिनेटेड डोर आ गया, मेम्ब्रेन डोर आ गया, इंजीनियर डोर आ गया, यानी कि विनियर डोर आ गया। तो ये सारे डोर हम लोग बनाते हैं। हमारे में लेमिनेटेड डोर एक बड़ा सेगमेंट है। फ्लश डोर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को तो हम लोग देते हैं, और फिर वो क्लाइंट अपने घरों में जैसे कि अपने इंटीरियर से मैच करके लेमिनेट लगा लिया, तो एक सेक्टर वो हो गया। बट आज की डेट में जैसे बहुत सारे बड़े शहरों में देख रहे हैं आपकी ग्रुप हाउसिंग बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, और बिल्डर डोर लगा करके फ्लैट्स दे रहे हैं। तो जो बिल्डर्स हैं उनके लिए भी हम लोग लेमिनेटेड डोर बनाते हैं, और उसमें हम लोग की यूएसपी यही है कि हम लोग विद इन टाइम, आज बिल्डर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको रेरा की गाइडलाइन फॉलो करने हैं, टाइम से डिलीवर करना फ्लैट। साथ ही साथ एक कोई भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट इस तरह का है तो एक टाइम के साथ उसकी कास्ट जुड़ी हुई होती है। तो हम लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उतना कैपेबिलिटी डेवलप करी है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग दरवाज़ा बना करके विद इन टाइम, उनके एक्सपेक्टेड टाइम और उनके जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं उससे खुद डिज़ाइन उससे इंस्पायर्ड होकर के या सेम टू सेम डिज़ाइन बना करके आज हमारी कॉम्पिटेंसी है कि हम लोग दे पा रहे हैं। तो वो एक सेगमेंट अपना बहुत लेमिनेट के प्लांट आने से बहुत ही कंट्रोल्ड हो गया टाइम, क्योंकि इन हाउस हम लोग जैसे हमें किसी भी प्रोजेक्ट का आर्डर मिला तो सेम टू सेम तुरंत लेमिनेट का उधर प्रोडक्शन शुरू हुआ, दूसरी तरफ फ्लश डोर का सेम टाइम पे प्रोडक्शन हुआ शुरू, और दोनों आकर के फिर लेमिनेट हमने कर दिया। तो जो टाइम का एक बहुत सीरियस, कहीं ना कहीं टाइम आज मनी है, सबसे अगर डायरेक्ट लिंक देखिए तो टाइम मनी लिंक है। हर कोई टाइम को आज पैसे से काउंट कर रहा है, चाहे प्रोजेक्ट है जो भी है। तो वो चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, आज हम अपने बिल्डर को उस तरह से दे पा रहे हैं। अभी रिसेंट हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ ओमेक्स का था चंडीगढ़ में, तो उसके प्रोडक्ट इंचार्ज थे मिस्टर परवीन जी।
तो वो शुरू में उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रेशर में थे क्वालिटी के लिए, बहुत जैसे एक होता है प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है तो क्वालिटी के लिए वो अपने पैशनेट थे कि अच्छी क्वालिटी हो, और टाइम से आने के लिए भी बहुत पैशनेट थे कि टाइम से हो। बहरहाल उन्होंने ट्रस्ट करके हमको ऑर्डर दिया, हम लोगों ने विद इन टाइम और विद इन उनके मोर देन एक्सपेक्टेशन क्वालिटी बना के दिया। बहुत ही हैप्पी हुए, बहुत इंस्पायर्ड, बहुत सारे प्रोजेक्ट के और उन्होंने ऑर्डर दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी उनके कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे का आप ऑर्डर ही मत लीजिए, हमारा ही बना के दिया। अब ये समझ पाया हूँ कि आप एंड कंज्यूमर के साथ साथ बिल्डर्स को भी दे रहे हैं डोर्स, और कैसे कितनी इंडस्ट्री को आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे देखिए, मतलब ऑलवेज यही रहता है कि भाई हमें उपभोक्ता तक जो अच्छा से अच्छा मॉडेम हो। जैसे आज कोई रूरल में घर है, उसको 2 दरवाज़ा 4 दरवाज़ा लगाना है तो डायरेक्ट वो फैक्ट्री से उसके लिए डिफ़िकल्ट भी है, तो हमने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क डेवलप किया। बट आज मेट्रो जो डेवलप हो रहे हैं, डायरेक्ट बिग हाउसेज ग्रुप हाउसेज बन रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नीड नहीं है, उनको ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से बना और उनके प्लांट पे आए, क्योंकि हर इंडस्ट्री को आज कास्ट ऑप्टिमाइज करने का चैलेंज है। तो वो इस तरह के जितने भी गैप्स हैं, ऑपरेशनल गैप हैं, उनको जब तक रिमूव नहीं करेगा वो कास्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। तो वो हमारे लिए भी चैलेंज है, वो बिल्डर्स के लिए भी चैलेंज है, तो उनको टैकल करते हैं। और अपने डोर्स में जैसे कि आज के डेट में गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारे नार्म्स हैं जो कि अवेयरनेस की कमी के लिए लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं। फायर के नार्म्स बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट फायर नार्म्स हैं। हम लोग फायर रिटार्डेंट डोर्स बनाते हैं जो कि डायरेक्ट हम लोग बहुत सारे बिल्डर्स को देते हैं, हॉस्पिटल्स और इन सबको भी देते हैं। फायर के बारे में थोड़ा बताइए। फायर का क्योंकि आप तो वुड में काम कर रहे हैं, प्लाईवुड, फायर तो लगेगी, उसमें आग लगेगी जी, तो वो थोड़ा डिटेल बताइए इसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे देखिए कहीं पे भी आग लग जाए तो आग तो लगेगी, तो लकड़ी है जलती है, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल नहीं जलेगी। बट कंसर्न यही होता है कि जो वहाँ पे वैल्यूबल थिंग्स हैं, जो ह्यूमंस हैं या कोई भी लाइफ है, उसको कैसे बचाया जाए। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि कैसे टाइम मिल जाए फायर ब्रिगेड को या इन लोगों को टाइम मिल जाए। तो जो डोर हम लोग बनाते हैं फायर रिटार्डेंट डोर, उसमें एक के बीच में एक सीट आती है, उसको हम लोग डालते हैं। वो 5 mm से 10 mm तक होती है, जो कि 1 आवर से 2 आवर तक वो फायर को प्रोटेक्ट करती है, वो दूसरी तरफ फायर को नहीं जाने देती है। तो मान लीजिए एक परमिसेस है, यहाँ पे फायर हुआ और ये डोर मान लीजिए, क्योंकि सीमेंट जो होता है वहाँ से तो आग नहीं जाता, सीमेंटेड वाल होती है यूजुअली कमरों में, तो उधर से आग नहीं स्प्लिट करती। आग जनरली डोर से, विंडो से दूसरी तरफ जाती है। तो अब जो घरों के डिज़ाइन होते हैं मोस्टली आप देखते हैं आउटसाइड में विंडो होते हैं, इनसाइड में कोई विंडो नहीं होते हैं, इनसाइड में डोर होते हैं। तो डोर से आग स्प्रेड कर जाती है बहुत तेज़ी से। जब फायर रिटार्डेंट डोर होता है तो वो आग 1 आवर से 2 आवर 3 आवर तक के फायर रिटार्डेंट डोर हम लोग बनाते हैं, वो आग उस तरफ दूसरी तरफ नहीं बढ़ती है, तो दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड या जो भी चीज़ें वो सेव की जा सकती हैं। तो ऐसे डोर कौन कौन से इंडस्ट्री में, मतलब घर में भी यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली घर में थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, कहीं पे भी आप यूज़ करते हैं, यूज़ करते भी हैं। बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं, और हॉस्पिटल वगैरह में तो गवर्नमेंट के नाम से, हाई स्टोरी बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट्स के नाम है, 13 हाँ स्कूल वगैरह में भी लोग करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में अभी ज़्यादा हो रहे हैं, और 13 स्टोरी से ऊपर की बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट्स के नाम है। ओके ओके। और कितने टाइप के डोर्स हैं आपके पास, थोड़ा इसकी डिटेल बताइए। और एक हमारा डोर तो मैंने बताया आपको, फ्लश डोर बनता है, उसे लेमिनेटेड डोर, मेम्ब्रेन डोर। फ्लश का मतलब क्या है? फ्लश डोर, फ्लश मतलब स्टीम बिल्कुल प्लेन होता। पहले जैसे डोर आप देखते हैं पैनल बनता था, एक फ्रेम होता था, उसके अंदर दिल्हे लग करके वो पैनल बनते थे। लेकिन जब प्लाईवुड से बनना शुरू हुआ तो वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल फ्लश टाइप वो हो जाता है, इसलिए उसका नाम फ्लश डोर हो गया, प्लेन रहता है। जो हाई कैलिब्रेटेड आपने जो पहले बताया था, हाँ वो फिर कैलिब्रेशन तो अलग हो गया, कैलिब्रेशन का प्रोसेस एडेड है, उससे फ्लश डोर का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग लेकिन फ्लश डोर जो बनाते हैं वो कैलिब्रेटेड बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी में। ओके ओके ओके। सो थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं, जस्ट लाइक सेंचुरी एंड ग्रीन प्लाई, तो कैसे आप कॉम्पीट कर पा रहे हैं उनसे? देखिए मैं कंपटीशन नहीं करता, मैंने पहले भी बोला है, मैं इन सब से इंस्पिरेशन लेता हूँ, और इंस्पिरेशन हर जगह से मिलती है, अदर इंडस्ट्री से भी हमें मिलती है, दूसरे इंडस्ट्रीज में लोग अच्छा कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री की बाउंड्रीज है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो आउट ऑफ इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन लेकर के आता हूँ और वहाँ से ला करके अपने आप को करता हूँ। जी, इसको इंस्पिरेशन बोलेंगे या आइडिया की चोरी बोलेंगे?
देखिए, आइडिया की चोरी नहीं कहेंगे, हम सब लोग एक दूसरे के आइडिया से इंस्पायर्ड होते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आज हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर आज हम कुछ आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको कहीं यूज़ करें, या आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम आज से कुछ सीख रहे हैं तो हम दूसरी जगह उसको यूज़ करेंगे। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है और यही हमारी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे से सीख करके आज इंसानियत यहाँ तक पहुँची है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसको आइडिया की चोरी नहीं कहेंगे, इंस्पिरेशन ही कहेंगे। और ठीक है, तो दूसरी चोरी की बात करते हैं, लेमिनेट की। कि लेमिनेट के जो कॉम्पिटिटर है आपके, रॉयल टच एंड ग्रीन लैम्प, तो इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली वही, कोई कंपटीशन नहीं है। ये लोग आल्सो अच्छा कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा लेमिनेट, अच्छे से अच्छा क्वालिटी, अच्छे से अच्छा पैटर्न, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन अपने उपभोक्ता को बनाएं। हम लोग भी अपने डिज़ाइन पैटर्न में इनोवेशन कर रहे हैं। तो सर, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। अब एक केस लेता हूं मैं कि सपोज आपका एक डोर है और सेम डोर आपके कॉम्पिटिटर सेंचुरी प्लाईवुड का है, तो आप कैसे डिफर करेंगे एज ए कंज्यूमर? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपका क्यों लूँ और उसमें आपका क्या डिफरेंसेस है? देखिए, मतलब ऐसे मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ तो डेफिनेटली मैं कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट से तो नहीं कर सकता हूँ, बट हम लोग का कोशिश यही होता है कि हमारा जैसे कि एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट हम लोग बनाएं। जैसे कि कैलिब्रेशन की आपको बात करी, कैलिब्रेशन स्ट्रेंथ में हम लोग फोकस करते हैं, तो जो कंज्यूमर के कोर नीड्स हैं उन चीज़ों को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और उसी इंस्पिरेशन से बनाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं और बेटर बनाने की कोशिश होती है। सो बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, सो द क्वालिटी डिफर होती है या एज पर योर कॉम्पिटिटर एज वेल? अब मतलब ऐसे हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को उनसे हर किसी कंपटीटर से बेहतर बनाएं, बट डायरेक्ट हमारे लिए ये कहना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं अच्छा है कि हम अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी भी अपने कंपटीटर से अफोर्डेबल प्राइस दें और उससे बेहतर बनाएं। तो सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी कैसे देख रहे हैं फ्यूचर में? मीन्स आपका विजन क्या है? देखिए, अगर हम ये एक्चुअली बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं। बचपन से हम अपनी बातें बताता हूँ, हमारी आप उससे को रिलेट कर सकते हैं क्या सोचते हैं। बचपन में जैसे हमारी पैदाइश गोरखपुर में हुई, तो जब गोरखपुर में हमारी पैदाइश हुई तो हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन हुए फैमिली की, हम लोग गांव चले गए। हालांकि हमारा नेटिव प्लेस गांव ही है, पिछपेड़वा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बिशनपुर टंडनवा, वहाँ पे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है वो, और पहले वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में होता था। तो वो बहुत ही रूरल एरिया है और वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज ये कुछ नहीं था। तो हमारे फादर वहाँ जब लेके हम लोग को पहुँचे तो उनको हम लोग की पढ़ाई की चिंता उनका सताने लगी। उन्होंने एक स्कूल खोला, उसी में हमारा भी एडमिशन हुआ। हम लोग के गांव में ऑलमोस्ट बड़ा गांव था, बट बमुश्किल एक आध लोग थे जो कि ग्रेजुएट रहे होंगे और ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वहाँ पे जब बच्चे बड़े होते थे तो थोड़ा सा जैसे टीनेज में पहुँचते थे 12, 13, 14 साल का, तो ये होता था सपना कि जाके मुंबई और ये सब देखना, मुंबई के वहाँ के नाइट लाइफ और ये सारी चीज़ों की बड़ी चर्चाएँ होती थी। तो हम भी उसी सपने में बड़े हो रहे थे और अक्सर ऐसा होता था कि हम 2-4 बच्चों का गोल होता था, उसमें था कि अब चलना है। 13-14 साल का एज होता था, उसी एज में लोग निकल जाते थे। तो मेरे फादर चूँकि चाहते थे मैं पढ़ूँ और वो जानते थे कि अगर इस लाइन में गया और एजुकेशन बिल्कुल नहीं लिया तो लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, और वो हमारे लिए और सोसाइटी के लिए भी सोचते थे, इसीलिए उन्होंने स्कूल खोला था। तो स्कूल से वो क्या करते थे, मैं जब करता था कि नहीं जाऊंगा स्कूल से, तो टीचर को बुलवाते थे, मतलब मिलते थे उनसे। वहाँ से 4 बच्चे आते थे जो बिल्कुल तगड़े तगड़े होते थे और एक टीचर माट साहब जो होते थे डंडा लेके मोटा सा। वो हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन उस वक्त वही चीज़ें थी और उसी चीज़ों से हम लोग की जो भी तरबियत हुई, जो कि आज हम हैं, उन्हीं सब चीज़ों से हैं। तो वो टीचर पीछे से डंडा लेके चलते थे और चारों लड़के वो टांग लेते थे मुझको कि नहीं, स्कूल चलना है, स्कूल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरा गांव जो था, मतलब मेरा घर जो था गांव के साउथ साइड में था पूरी, और नॉर्थ साइड में स्कूल था। अब पूरा गांव हमको टांग के लेके जाते थे। जब स्कूल के पास पहुंचते थे
तब तक मेरा अकल ठिकाने आता था, तो मैं कहता अच्छा चलो मैं खुद से चलता हूँ। फिर 2-4 बार ऐसे हुआ तो ये समझ में आया कि भाई पढ़ाई के बगैर कोई वो नहीं है। फिर पढ़ाई हुई, हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर हुआ, फिर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गए। तो फिर उसके बाद जब एजुकेशन ब्रेक हुआ, बिजनेस में आए, तो उस वक्त अभाव का ज़माना होता था, सब लोग के वही होते थे। तो एक तरह से कभी लाइफ का कोई गोल नहीं होता था, गोल यही होता था कि जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो वहीं पे एक हैप्पी फीलिंग आती थी, कुछ खुद से किया और उससे अपनी ज़रूरत पूरी हुई, तो वो एक हैप्पी फीलिंग होती थी। और वही गोल लगता था कि इससे अच्छा कुछ गोल ही नहीं, कभी गोल सेट ही नहीं किया, और वो अच्छा महसूस होता था। वही आज भी महसूस होता है, कोई गोल सेट ही नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी लोग देने की कोशिश करते हैं, लोग खरीदते हैं, लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इंस्पायर होते हैं। जो पहले लेके लकड़ी गए वो अभी भी दुकान पे आते हैं, जो पहले डीलर हैं जो बेच रहे हैं कह रहे हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो कोई गोल ऐसा तो मैंने नहीं बनाया, हालांकि लोग कहते हैं कि गोल सेट करिए, बट मैंने कोई ऐसा गोल नहीं बनाया। गोल यही है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दे पाएँ। उनके घर, जो एक आम इंसान की एक घर बहुत ही बेसिक नीड है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने घर का एक सपना देखता है। हमारी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को एक अफोर्डेबल घर बनाने में हेल्प कर पाएँ, उनकी कास्ट को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, उनके जो अपने घरों के फर्नीचर और इन सब चीज़ों के लिए जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम कुछ हद तक पूरा कर पाएँ। तो यही अपने लाइफ का गोल है, और इससे हमारी भी बाई प्रोडक्ट में हमारी इनकम और ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। तो हम उसको बाई प्रोडक्ट की ही तरह देख रहे हैं, अपने बिजनेसेस को बाई प्रोडक्ट को देख रहे हैं। हम अपने काम को पैशनेट होकर के कर रहे हैं, और वो पैशन में जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है वो फील कर रहा हूँ, और बाई प्रोडक्ट में बिजनेस बन रहे हैं, इट्स फाइन। बस यही गोल। तो सर, जैसे आपने अपने गोल्स के बारे में बताया ना कि आपके कोई गोल्स नहीं है, सेम चीज़ मैंने विराट कोहली जी की देखी थी, MS धोनी की देखी थी। उन्होंने बोला कि गोल पे फोकस मत करो, उससे प्रेशर डेवलप होता है और आप गोल को अचीव कर ही नहीं पाते हो। प्रोसेस पे फोकस करो। आज आपने सेम बात को रिपीट करा है। ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है वो बिल्कुल भी मिस ना करें। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सर की वॉइस को दूर दूर तक पहुँचाएं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो सर से जुड़ें, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं डेफिनेटली जुड़ें, प्लस आप स्टूडेंट हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे हैं आज आप। और जितने भी बिल्डर्स हैं, स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, आप इनकी सर्विस डेफिनेटली अवेल करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच।